मैं तो बोलती हूँ लाइफ के साथ खेलना चाहिए। क्या बात है, इसको थोड़ा इलाबोरेट कर सकती हैं? देखो मजाक वो वाले इसमें मत जाओ, ठीक है? मैं बोलती हूँ इंटरप्रिटेशंस, ठीक है? जी। तो इंटरप्रिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों लाइफ जो होती है ना, तो लाइफ में हमको बहुत बार ऐसे सिचुएशंस से गुजरना पड़ता है जहाँ पे हम कभी कभी डाउनफॉल में आ जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा अपर साइड में चले जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा सक्सेस भी पा लेते हैं तो समझ में नहीं आता है कि सक्सेस को कैसे हैंडल किया जाए। या कभी कभी ऐसे होता है कि कितनी भी कोशिश कर ले तो फिर भी हमको जो रिजल्ट चाहिए होता है वो नहीं मिलता है। तो ऐसे ही उतार चढ़ाव से भरी हमारी ज़िंदगी होती है, और इसी ज़िंदगी में अगर हम दुखों के साथ साथ सुखों को भी एंजॉय करना सीख ले तो मुझे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में जो है बहुत एक अच्छा सा एक हैपनिंग मोमेंट हमारा हो सकता है। तो आज का, जैसे आप देख रहे हैं कि आज का हमारा 21वां एपिसोड है, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी इंट्रो के साथ। तो हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है तुषार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक लाइफ, जहां हम बात करते हैं लोगों की जर्नी के बारे में, उनके माइंड शिफ्ट के बारे में और उनके लाइफ के मोटिवेशन के बारे में। दोस्तों आज की जो गेस्ट हमारे साथ है वो एक ट्रैवलर भी है, एक ब्लॉगर है, एक सक्सेसफुल लॉयर भी है, और भी न जाने क्या क्या लाइफ की भूमिकाओं के साथ वो ज़िंदगी अपनी जी रही है। साथ ही साथ उनका जो एक्सपीरियंस है, मुझे एक बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं उसको, एक अनुभव आया है कि जब हमने उनसे बात की तो पता चला कि वो पूरा इंडिया घूम चुकी है, और जो इंसान पूरा देश घूम सकता है वो भी अकेले, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जर्नी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में उन्हीं के शब्दों में। सो लेट्स वेलकम आवर टू आवर शो। हेलो मैम। हेलो। तो मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कौन है और क्या करती हैं? तो यस, मेरा नाम निहारिका खंडेलवाल है और मैंने एलएलएम किया है मुंबई एनएलयू से इन मैरिटाइम लॉ। ओके। और उसके बाद मतलब लॉयर तो बताओ बस हम बनी जी। गए। उसके बाद में मैं ट्रैवलर हूँ हम्म। और उसके साथ मैं डांस करती हूँ। ट्रैवलिंग लाइक मेरी बहुत बड़ी एक हॉबी है बोल हम्म। सकते हैं, या मेरा एक क्रेजीनेस है कि मुझे घूमना बहुत बहुत पसंद है और साथ में पढ़ना भी पसंद है, क्या बात बिकॉज है, पढ़ाई ने ही मुझे एक ट्रैवलर बनाया है। क्या बात है, काफ़ी एक यूनिक सी कंसेप्ट आप पढ़ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिसनर्स को भी ये पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली ये मैरिटल लॉ होता क्या है। तो कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे कि क्या कंसेप्ट होता है, या कैसे इसमें प्लीडिंग होती है, और किस तरह से ये वर्क चलता है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो बेसिकली मैरिटाइम लॉ इज द लॉ ऑफ सीज। ओके। मतलब जितने समुद्र है, हम्म। जितने ओशियंस है, हम्म। उससे रिलेटेड जो लॉज वगैरह होते हैं हम्म। वो सब होता है इसमें। इंटरनेशनल लॉज का एक ब्रांच आता है मैरिटाइम हम्म। लॉ, हम्म। वो है ये। इसी के साथ और जो हमारे समाज में क्राइम होते हैं, जैसे अगर आप देखें तो एक्सटॉर्शन हो गया, मर्डर्स हो गए, या छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो गई, या कुछ स्मगलिंग या चोरी जैसे केसेस हो गए, तो क्या ऐसे इस टाइप के केसेस भी इसमें होते हैं या कुछ अलग होता है? ऐसे क्राइम्स भी आते हैं वहां पे। हम्म। देखो समुद्र यानी बेसिकली अपन 75% ऑफ वाटर राइट। इज ओशियन ओनली। हम्म। उससे भी ज्यादा है अब तो। हम्म। हम्म। और उसके अलावा उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव है। जैसे लैंड के ऊपर सारी चीजें होती है, हम्म। क्राइम्स होते हैं, फिर इंश्योरेंस रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, लाइक फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, लैंड इशू हो जाते हैं, जी। क्राइम मतलब करप्शन वगैरह होता है, ये सब ओशंस में भी होता है। ओके। ठीक है। और जैसे कि ओशंस में मेन होता है शिपिंग। तो हम्म। 92% ऑफ ट्रेड होता है शिपिंग से। ओके। तो शिपिंग इज मेजर एरिया फॉर बिजनेस। हम्म। और उस पे होते हैं क्राइम्स। हम्म। जैसे कि शिप हो गया एक, तो हम्म। वो पैसिफिक एक कंट्री का हो गया। उसके अलावा फिर उस पे जो ट्रैवल करता है वो अलग कंट्री से होता है। हम्म। फिर उसके ऊपर जो कार्गोज होते हैं हम्म। वो अलग कंट्री से अलग कंट्री जा रहे होते हैं। ओके। तो ये सब चीजें होती है बेसिकली। ओके। तो इसमें क्राइम्स होना तो बट ऑब्वियस है कि होगा ही। कि हम्म। कहीं भी बेसिकली कोई सादा सिंपल इंसान तो है नहीं कि बिना क्राइम के रह लेगा। और जब बिजनेस आ गया, पैसा आ गया, वहां पे क्राइम्स होगा। बिल्कुल। पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स आ गई, वहां पे क्राइम होंगे। हम्म। तो ये सब वहां होते हैं और वहां पे जो सारे केसेस होते हैं वो डील होता है मैरिटाइम लॉ के अंडर। समझ लो आपके पास कोई केस आया कि एक बंदा जो है वो दूसरी कंट्री का है और कुछ हिनियस क्राइम हो गया है, जैसे कि मर्डर्स वगैरह हो गए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी प्रोसीजर कैसे होती है, क्योंकि बंदा तो दूसरी कंट्री का है, और कोर्ट अगर हमको सिलेक्ट करना है या कोर्ट में केस जाती है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसीजर क्या हो सकता है, किस टाइप का होता है?
देखो, अगर हम इंडिया में हैं, एक कंट्री है, वहां हम्म। पे क्राइम होता है तो हम सीधा कोर्ट चले जाते जी। हैं। बट यहाँ पे है ना, ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ शुरुआत ही यहाँ से होती है कि हमें कोर्ट कौन से जाना है, क्योंकि एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं है ना। बहुत रेयर केसेस में होता है कि एक ही कंट्री इन्वॉल्व हो, Okay. या पैसिफिक 2 कंट्री इन्वॉल्व हो। बट ऐसा होता है शिपिंग वगैरह, ये ओशंस वाले लॉ में, कि बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती है इसमें। तो इसमें क्या हो जाता है, हर कंट्री बोलेगी हमारे इधर केस करते ही है, हमारे इधर लड़ते हैं, बिकॉज दे हैव देयर प्रायोरिटीज। ओके। तो यहाँ पे वही सीन हो जाता है कि फर्स्ट ये केस ले जाए किस कोर्ट में, ओके। और उसके बाद में फिर आगे का बाकी का सब होता है, प्रोसीडिंग वगैरह। तो इसके लिए बेसिकली एक इंटरनेशनल कोर्ट है, ICJ। ओके। तो वहाँ पे अगर कुछ नहीं होता है, कुछ अगर ये सब चीजें आर्बिट्रली सॉल्व नहीं होती है, तो ये सब चीजें वहां जाती है, ओके। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बट ये अभी भी अपने इनिशियल स्टेज पे है, मैरीटाइम लॉ एकदम ही लाइक अपना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिजिड है। तो ये मैरीटाइम लॉ इतना अभी तक ये नहीं है हर जगह, क्योंकि कोई इसे एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता है। हर कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसकी अभी रिसर्च वगैरह ज्यादा चल रहा है इसमें अभी। और जैसे आपने बताया था कि आपका भी रिसर्च से रिलेटेड कुछ आपका स्टडीज मटेरियल जो है वो है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कैसा होता है? यस, जैसे कि अब मैं लॉ की हूँ, तो सबको ऐसा लगता है मैं लॉयर बन जाऊंगी या एक ही स्ट्रीम में होंगी। तो ऐसा नहीं होता है। एजुकेशन सिस्टम में ऐसा होता है, आप स्पेसिफिक एक स्ट्रीम लेते हो और उसके सब स्ट्रीम्स भी होते हैं आगे। तो मैं लॉ करके मुझे रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। ओके। तो मैंने LLM भी इसीलिए किया है। उसके आगे मैं रिसर्च करना चाहती हूँ मैरीटाइम लॉज में ही। और अभी मैंने LLM में ही, मतलब मेरे मास्टर्स में मैंने एक रिसर्च किया था आर्टिफिशियल आइलैंड्स पे। ओके। कि आर्टिफिशियल आइलैंड्स के लॉज वगैरह कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब मैंने किया था। तो इसलिए मैं रिसर्च में घुसी हूँ। ऐसा नहीं है कि लॉ करने वाला लॉयर बनता है और मेडिसिन पढ़ने वाला डॉक्टर बनता है। ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर्स में भी रिसर्च वगैरह होता है, मेडिसिन में रिसर्च वगैरह होता है, ये सब होता है। तो रिसर्च तो हर एक चीज का बेस है। राइट। तो मेरा भी वही स्ट्रीम है कि मैं रिसर्च करना चाहती हूँ आगे जाके। तो मैम, अभी आप बताइए कि आप इतनी जगह पे घूम चुकी है और इतनी बड़ी आपकी जर्नी है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी ये सब? तो ये जर्नी एक्चुअली स्टार्ट तो बहुत पहले ही हो गई थी। जैसे ही 11th-12th कंप्लीट करते हैं हम, तो हम जाते हैं अदर स्टेट या फिर अदर सिटी जाते हैं आगे पढ़ने। तो ट्रैवलिंग का तो मुझे बचपन से ही शौक था, बिकॉज मेरे पापा भी बहुत घूमते हैं। तो उनको देख देख के मुझे भी बहुत था कि मैं भी घूमूं। तो आई वॉज लाइक, मैंने मॉम डैड को बोला मुझे तो जाना है पुणे मुंबई, क्योंकि मुझे पता था कि हर एक महाराष्ट्र के लिए पुणे मुंबई इज लाइक समथिंग डिफरेंट। तो वहाँ की वाइब्स वगैरह बहुत अलग होती है। तो मुझे भी जाना था, पता नहीं क्यों जाना है, क्या जाना है, बस जाना है। तो आई सेड टू माई मॉम, तो मम्मी ने बोला कि पढ़ाई करना जरूरी है, यू शुड हैव अ डिग्री। तो फिर ठीक है, मैंने बोला ओके, मैं दोनों कर लेती हूँ, स्टडीज भी कर लेती हूँ और घूम भी लेती हूँ। तो वहाँ से मेरी जर्नी घूमने की शुरुआत हुई। मैं पुणे गई हूँ स्टडीज़ के लिए। फिर पुणे जाने के बाद में 1 साल थोड़ा इधर वहीं के आसपास की जगह घूम के, उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने आप को और स्ट्रेंथ किया, कॉन्फिडेंस लाया, और फिर मैं वहाँ से ट्रैकिंग वगैरह गई हूँ। उसके बाद में फिर मैंने कर्नाटका चली गई। ये सब चीज़ें मैंने बाद में की है। और फिर उसके बाद कोरोना आ चुका था। तो कोरोना में एक्चुअली ऐसा हुआ कि आई हैव अ आइडियल ट्रिगर्ड इंसान, उसके ब्लॉग्स देखे, फिर बाकी लोगों के भी ब्लॉग्स देखे, तो आई जस्ट डू कि मैं भी कर सकती हूँ यार, मैं भी बहुत घूमती हूँ, व्हाई नॉट गिव अ शॉट। तो फिर मैंने जितने अपने फोटोज थे वो सब कलेक्ट करके पीपीटी बनाई कि चलो ये जो है अपने पास मटेरियल, उसी से करते हैं शुरू। तो वो पोस्ट किया। और फिर कोरोना में ये सब करने के बाद में आई गॉट मोर कॉन्फिडेंस कि चलो अब मैं कर सकती हूँ। तो धीरे धीरे मैंने खुद का वीडियोस निकालना शुरू किया है। कुछ अपनी वीडियो शूटिंग के बारे में भी बताइए कि आपने मुझे बताया था कि आप पूरा वीडियो जो है आपका वो मोबाइल के साथ ही शूट करती है, और किस तरह से करती है, थोड़ा हमारे लिसनर्स को भी पता चले तो। जैसे ही मेरा कोरोना वगैरह कंप्लीट हुआ, एंड लाइक मैं डांस भी करती हूँ, मैंने बताया है। तो डांस मतलब मैं कोरियोग्राफी वगैरह करके जितना अर्न कर लेती हूँ, तो उस अर्निंग से मैंने आईफोन खरीदा। और वो आईफोन मेरा सब कुछ है, मेरा कैमरा, मेरा एडिटिंग स्किल, मेरा सब कुछ उसी में है। क्या बात है। तो बस वो एक फोन होता है और मैं होती हूँ, वो वीडियो शूट कर लेती हूँ, जो भी आता है, जैसा भी आता है, और जितना एडिटिंग मुझे आता है उस हिसाब से मैं अपना एडिट करके डाल देती हूँ। क्या बात है। तो इससे ये बात तो पता चलती है कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो डिवाइस आपको मैटर नहीं करता है। अगर आपको व्लॉग स्टार्ट करने हैं तो ये मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आपके पास में मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है कि जिसके साथ
आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज चाहिए होगा, थोड़ी बहुत आपकी इच्छा चाहिए होगी और कंसिस्टेंसी भी चाहिए होगी। तो अगर आपके पास में इच्छा है, आपके पास में मोबाइल है, जो कि अभी सभी के पास में आई होप कि होता है, तो आप डेफिनेटली व्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। गो फॉर इट। एंड अगर ऐसा होता है तो मैं भी खुद आपको सपोर्ट करूँगा, या ये भी हो सकता है कि इन्हीं की तरह आप भी हमारे शो में आएँ और मैं आपका इंटरव्यू कवर करूँ। तो ये तो हो गई मैम आपकी व्लॉग्स की बात। और आप मुझे बताइए कि आप इतनी सारी जगहों पे घूम चुकी है, एक छोटी सिटी से इतनी बड़ी सिटी में जाना और एक पूरी कंट्री घूमना, बहुत सारी जगहों पे जाना, लोगों के साथ उठना बैठना आपका बढ़ जाता है, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस आपको जीने को मिलता है। तो कैसा अभी तक का एक्सपीरियंस था आपका और कैसा ये अनुभव रहा है? ये तो सच में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज इसका आंसर्स, इतने सारे आंसर्स है ना कि इसको जितना इंटरप्रेट करो उतना कम है। कि अकोला से निकल के आगे जाना, बिकॉज अकोला से निकलना ही बहुत टफ था जी। सबसे मेजर था फर्स्ट स्टेप लेना, अकोला से निकलना। उसके बाद में फिर थोड़ा आसानी होते गई है, लेकिन अकोला से निकलना वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव टू प्रूव एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रूव अपने पेरेंट्स को ही करना पड़ता है, राइट। कि यस आप उतने लायक हो कि आप आउट ऑफ सिटी जाके पढ़ सकते हो। उनका ट्रस्ट गेन करना पड़ता है, बिना ट्रस्ट के कुछ नहीं होता है। राइट। तो और सबसे मेजर ट्रस्ट होता है मॉम डैड का। तो मैंने वही किया, मैंने अच्छे परसेंटेज लाए। अच्छा। ओके, टिपिकल गुड किड। यस। ओके। तो मैंने अच्छे परसेंटेज लाए और फिर लाइक सब लोग मेरे अपोजिट में थे, सिर्फ मेरी मॉम मेरे साथ थी। और उन्होंने भी मुझे लाइक एक प्रॉमिस किया था कि यू हैव टू स्टडी। तो देखो, आपको अगर कुछ चाहिए, कुछ पाना है, तो कुछ खोना पड़ता है। राइट। तो उस टाइम पे मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था। स्टिल आई वाज गुड एट परसेंटेज, बट पढ़ाई में था। बट ऐसा ही था कि मुझे अगर घूमना है और उसकी कोई कीमत चुकानी है, दैट वाज स्टडी। ओके। तो मेरे को मेरे मॉम डैड ने फिर पढ़ाई के लिए भेजा, एंड साइमल्टेनियसली मैंने पढ़ाई भी की है और मैंने ट्रैवलिंग भी की है। और आज आई एम वेरी प्राउड टू लाइक उस डिसीजन के लिए मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैंने अपने मॉम की बात सुनी। क्या बात है। बिकॉज उसी का रीजन है आज मैं यहाँ पे हूँ और आप मुझे सक्सेसफुल लॉयर और ट्रैवलर दोनों साथ में बोल रहे हैं। मैम, एक होता है ना कि जैसे अगर एक छोटी सिटी से कोई लड़की अगर बाहर जाती है तो उनका कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं हो पाता है, या कभी कभी ये भी हो जाता है कि भाई चार लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे और ये होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे सेल्फ डाउट भी आते हैं और बहुत सारे लोग जो है ताने भी मारते हैं। आपको भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आया ही होगा। तो मुझे ये बताइए कि जब आप ये सिटी छोड़ के गई या आपने इतनी सारी जर्नी स्टार्ट करी, तो लोगों का जो है वो लोग जो है बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या किस टाइप का ये एक्सपीरियंस आया और कैसे आपने ये सारी चीज़ों को हैंडल किया? 4 लोग, 400 करोड़ लोग होते हैं बोलने वाले। क्या बात है। और कान 2 ही होते हैं और उंगलियां 2 होती है जी। बस ऐसे कर लेना। ओके। देखो, आप 400 करोड़ लोगों को रोक तो नहीं सकते। राइट। सी, और मैं आपको सच्ची बताऊंगी, डोंट मिसजज योर पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स उन 400 करोड़ लोगों में रहते हैं इसीलिए वो कहते हैं, और हम नहीं रहते इसलिए हम नहीं कहते। लेकिन जब हम भी उन 400 करोड़ लोगों में रहते हैं ना, तब हम भी कहते हैं। राइट। और वो 4 लोगों में हम भी आते हैं। राइट राइट राइट। तो 4 लोग कहने वाले हम भी लोग हैं। हम भी है उसमें। ठीक है, तो जब आप कहना छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक आपको सुनाई भी नहीं देगा। क्या बात है। क्योंकि देखो, मैं बताती हूँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। और बीइंग अ मारवाड़ी थोड़ा सा ऐसा अलग लुक आउट होता है लोगों का। ये मारवाड़ी है, इसके घर में तो पल्लो वल्लो चलता है, लाइक ऐसा। तो ऐसा बेसिकली हर एक के घरों के साथ नहीं होता है, और जिनके साथ होता भी है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, ये सब होता है। अगर आप उसमें सेटल नहीं हो पा रहे हो तो ठीक है, गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। उसमें किसी ने मना नहीं किया है। बस ऐसा होता है कि आपको मनाना पड़ता है, और किसे, सिर्फ 2 लोगों को, मॉम एंड डैड। राइट। ठीक है, इन 2 को मना लिया ना तो और किसी को मनाने की गरज नहीं है। क्या बात है। बस इनके खिलाफ जाके कभी कुछ नहीं करना चाहिए। क्या और बात है। पूरा 100% देना चाहिए उन्हें मनाने में। क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि माँ बाप कोई भी हो, कैसा भी हो, अपने बच्चे का तो बुरा नहीं चाहेगा। बिल्कुल। तो बस मैंने भी वही किया। और हाँ, 4 लोग थे बहुत बोलने वाले, स्टार्ट में तो बहुत बोला है। तो होता है, जब तक आप प्रूव नहीं करोगे, और ऐसा नहीं है कि दूसरों को प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव टू योरसेल्फ। राइट। मैंने हमेशा अपने आप को प्रूव किया, मैंने कभी किसी और से कंपेयर नहीं किया। मैंने अपने मॉम डैड को भी यही बोला है, मुझे दूसरे लोगों से कंपेयर मत करो, जो मम्मी पापा करते भी थे। तो एंड नाउ
ट्रैवलिंग, जैसे कि मैंने बताया ट्रैवल करते हुए ना मुझे बहुत सारे लोग मिलते थे ट्रैवलिंग में। तो मॉम डैड के एज के भी लोग मिलते थे जी। फिर हम अब जो अपने होते हैं ना हम उनकी बात नहीं समझ पाते लेकिन जब दूसरे होते हैं ना हम बराबर समझ लेते हैं जी। तो ट्रैवलिंग में ऐसे ही होता था कि जब दूसरे लोग बात करते थे, वो जो मॉम डैड के एज के लोग थे वो जब बात करते थे तो जब मैं उनकी बात समझती थी, सुनती थी, एंड मुझे डायरेक्ट हिटबैक होता था यार मेरे मॉम डैड ने तो ऐसा ही बोला था, बट मैंने उनको उस टाइम पे बहुत गलत समझा। मुझे ऐसा लगा वो मेरे सपनों के बीच में आ रहे हैं ऐसा वगैरह। तो आई रियलाइज एंड आई फील गिल्टी कि यार मैं अपने मॉम डैड को समझ नहीं पाई। क्या बात है। दे वर केयरिंग फॉर मी। अभी सी जनरेशन गैप होता है, नॉलेज थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है जी। ऐसा नहीं है कि सबको सेम नॉलेज होगा। राइट। उस टाइम पे देखो मॉम डैड ऐसा होता है, अगर हमारी कोई प्रीशियस थिंग है तो उसको हम ऐसे जप के रखते हैं ना जी। कि नहीं यार इसे हार्म नहीं होना चाहिए। हाँ, right. तो वैसे ही हम बच्चे हैं हमारे माँ बाप के लिए। क्या बात है। तो माँ बाप को जितना नॉलेज होगा वो उतना ही खाई में गिरने देंगे ना, जितना वो खींच सकते हैं। राइट। अब अगर उन्हें नॉलेज नहीं है वो कैसे अपने बच्चे को उस जगह में छोड़ दे जहाँ पे वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये बात बच्चों को समझनी पड़ेगी। और मॉम डैड भी समझने की कोशिश करते हैं बच्चों को, बट स्टिल दे आर लाइक होल्डर ना, वही खींचेंगे एट द एंड हमें। बराबर। तो वैसा है। बट अगर आपने अपने मॉम डैड को कन्विंस कर दिया ना, यू कैन विन एवरीथिंग इन योर वर्ल्ड। क्या बात है। ये बड़ा एक अच्छा थॉट लगा कि हाँ हो जाते हैं पेरेंट्स जो है हमारे बच्चों के लिए थोड़ा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। बट कैसा होता है कि अगर पूरी दुनिया में कोई हमको जिसे एक निस्वार्थ प्यार या प्रेम जिसको हम कह सकते हैं वो अगर कोई करता है तो वो होते हैं हमारे पेरेंट्स। तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि आपकी जो है वो फैमिली की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बढ़िया है, आपका एक ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। तो ये जो हम जब ट्रैवल करते हैं, जब नए लोगों से हम मिलते हैं, उनसे बातें होती हैं, तो अपने आप में ये एक आध्यात्मिक एक स्पिरिचुअल अनुभव हम इसको कह सकते हैं। तो कोई ऐसा अनुभव आपके जीवन में है या लाइफ में है जिसको आप बता सकती हैं कि भाई हाँ इससे थोड़ा बहुत मेरे जीवन पे, मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा है और ये कुछ आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से कहो या यूँ कहें कि थोड़ा सा एक आध्यात्मिक अपने आप में ही ये अनुभव हो गया है, ऐसा कोई अनुभव अगर आपके पास में है तो उसके बारे में कुछ बताइए। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस तो यस, देखो ट्रैवलिंग करते करते ना हम लोग ऐसा नहीं है लाइक इंडिया है और इंडिया में स्पिरिचुअल होना इज लाइक वेरी गुड वाइब्स। यस, बिल्कुल। बहुत अच्छी वाइब्स आती है। देखो जो बिलीव करते हैं वो करते हैं, जो नहीं करते हैं वो भी बहुत सही है। यस, बिकॉज हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। यस यस। तो स्पिरिचुअलिटी इज गुड अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, बट एक्सट्रीम इस दुनिया में अभी के मॉडर्नाइजेशन में थोड़ा सा मिसबैलेंस हो जाता है जी। तो उसको बैलेंस रखना चाहिए। राइट। और रही बात मेरे एक्सपीरियंस की, तो आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, ठीक है, तो जो रोंडाबन की जो बुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई रियली बिलीव दैट। और उसके अलावा भी मैं इंडियन कल्चर्स पे बहुत बिलीव करती हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि अगर एक टाइम बाद अगर आप आपकी स्ट्रेंथ, आपका सब कुछ अगर अच्छे से करते हो, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, तो यस यू कैन अट्रैक्ट अ थिंग। इसको टाइम लगता है, सो यू नीड पेशेंस। पेशेंस इज द मेजर फैक्टर इन दिस, कि हर एक चीज़ को पाने के लिए आपको पेशेंस लगता है। और वो पेशेंस उतना अच्छा होना चाहिए कि उतने पेशेंस के वक्त भी आपकी जो थिंकिंग वो पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या बात है। तो पेशेंस के साथ पॉजिटिव थिंकिंग इज मच इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि पेशेंस है लेकिन नेगेटिव थिंकिंग, यार 3 साल तो रुकना है लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो ये 3 साल में आपने नेगेटिव ही इतना अट्रैक्ट कर लिया है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगा। जी जी जी, ठीक है, हर चीज को वक्त लगता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है और पेशेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा मैं बाकी सब चीज़ें जो अपने नेचर होता है, वाइब्स होती है, ये सब मैं भी बहुत बिलीव करती हूँ। लाइक टेम्पल जाना, ये सब जाना, आई बिलीव इन एवरीथिंग बिकॉज इट गिव्स यू वाइब्स। साइंटिफिकली बोल रही हूँ मैं कि पॉजिटिव वाइब्स देता है आपको। तो आप रिसर्च करो, अगर आपको बिलीव नहीं है तो ठीक है, साइंटिफिकली सोच के चल जाओ। राइट। बिकॉज देखो अपना फायदा है ना, तो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्या बात है। ये एक या यूँ कहें कि एक महात्मा के जैसा थॉट हमारे पास में यहाँ पे आया। और मैं समझता हूँ कि यार सही है ना कि अगर आप बिलीव करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो साइंटिफिकली जाओ। बट अल्टीमेटली जो है हर एक इंसान
एक सुकून की तलाश में है। हर एक इंसान को जो है एक मानसिक शांति चाहिए होती है, उसको एक जगह ठहराव चाहिए होता है, एक लाइफ की एक जिसे कहते हैं ना एक स्थिरता चाहिए होती है हर एक इंसान को। इसीलिए आदमी जो है कॉन्स्टेंटली एक शांति की तलाश में दौड़ता रहता है। तो मैम बड़ा अच्छा लगा आपका जो ये एक थॉट प्रोसेस है, आपकी जो पर्सनालिटी फॉर्म हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम उम्र में आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो एक ऑरा बिल्ड हुई है, वो बहुत अच्छी तरह से बिल्ड हुई है। और अभी चलते हैं इंटरव्यू के लास्ट पार्ट की तरफ। मुझे बहुत सारी बातें करनी थी बट हमारा टाइम फ्रेम है, उसकी वजह से आपको एक लास्ट सवाल पूछना है कि अगर आपको हमारे लिसनर्स को कुछ मैसेज देना है तो वो क्या होगा? मैं तो बोलती हूँ लाइफ के साथ खेलना चाहिए। क्या बात है, इसको थोड़ा इलाबोरेट कर सकती हैं? देखो मजाक वो वाले इसमें मत जाओ, ठीक है? मैं बोलती हूँ इंटरप्रिटेशंस, ठीक है जी। तो इंटरप्रिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का पॉजिटिव इंटरप्रेट करो। लाइफ के साथ खेलना इन द सेंस, मैं एक बेसिक चीज बोलूंगी। लोग सक्सेस करते हैं, सक्सेस बोलते हैं। व्हाट इज सक्सेस ये किसी को नहीं पता, राइट? हर कोई फ्रेम करता है सक्सेस को किसी और को देख के कि यार वो मार्क ज़करबर्ग है, उसका इतना पैसा, ये अंबानी है, इसके पास इतना पैसा है, मुझे भी इतना सक्सेस होना है। दैट इज नॉट सक्सेस। राइट। सक्सेस मीन्स आपके अंदर जी। आप क्या बनना चाहते हो, दैट इज सक्सेस। और मेरे को ऐसा लगता है सक्सेस भी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू बी हैप्पी। क्या बात है। yes. तो लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी है हैप्पी। और हैप्पी कैसे होता है? आप खेल के होते हो जी। यार। लाइफ है, इसका स्टार्ट और एंड दोनों ही पता है हमें जी कि सक्सेस इज नॉट द एंड, द एंड इज डेथ। ठीक है, ये थोड़ा कड़वा लगेगा बट ट्रुथ है कि लाइफ का एंड होता है डेथ। और जब आपको पता है कि आपका एंड एक डेथ है, जो एम है मेन वो तो डेथ है, तो व्हाई नॉट एंजॉय दिस स्पैन? क्या बात है। क्योंकि देखो पहला स्पैन तो हो जाता है बर्थ का, यस तो वो तो आपको समझ ही नहीं होती है, तो आप माँ बाप के हिसाब से चलते हो। उसके बाद आप थोड़े ग्रो होते हो, आप में प्यूबर्टी एज पास करते हो, उसके बाद में आपका खुद का नॉलेज आता है, खुद का टाइम मिलता है, तो आप एक्सप्लोर करो ना खुद को जी। दूसरों के नजरिए से नहीं, खुद के नजरिए से देखो आईने में खुद को, क्या चाहते हो आप, कैसे आपको खुशी मिलती है, क्या करके आपको खुशी मिलती है, और जो चीज़ करके आपको खुशी मिलती है वो करो। अब इसमें भी लोग पता है बोलेंगे हम तो करना चाहते हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं है। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जी। तो ठीक है चलो एग्री, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? हम पैसे क्यों कमाते हैं? ठीक है, पैसे की नीड क्यों होते हैं? तो 3 नीड होती है सबसे, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होता है खाना। ओके ठीक है, वो तो आपका घर आपको मिल ही जाएगा, राइट? ठीक है, माँ बाप है आपको मिल ही जाएगा, राइट? ठीक है, उसके बाद मतलब पानी, पानी तो यार कहीं भी मिल जाएगा आपको ठीक है, और हवा, हाँ राइट। ठीक है, ये 3 चीजों पे तो आप जिंदा तो रह सकते हो। ठीक है, ये 3 चीजों के साथ में आपको ये चीज करनी है, बीच का टाइम स्पेंड। यस, तो नहीं भी अगर पैसे रहे तो सोचो ना कि ये 3 चीजों से आप कैसे खुश रह सकते हो। और इसमें भी आपको अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो जो आप ऊपर के लोगों को देख सकते हो कि यार उनको देख के अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, तो अगर वो कर सकते हो तो हमसे नीचे के लोगों भी देखो। क्या गरीब है, ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट, गरीब है, ये है, उनसे तो बेटर जिंदगी है ना जी। देखो हर एक की जिंदगी है ना अपने आप में फुलफिल है, और जो जिसको भगवान ने जो दिया है, जैसा दिया है, अगर वो चाहे तो उसमें भी खुश रह सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि बड़ी चीज की कामना मत करो, बट मेरा ऐसा है कि कुछ भी चीज को पाना हो तो खुशी खुशी करो। क्या बात है, डिफिकल्टली मत करो कि यार रो धो के मेरे को चाहिए, क्योंकि आपका टाइम स्पेन नहीं है ना उतना कि आप वो रो धो के अगर उसको पा भी लो फिर उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि एंजॉय करने का तो आपके पास टाइम स्पेन है। तो एंजॉय द वर्ल्ड, एंजॉय द लाइफ, जैसे भी होता है यार। हाथ पैर तो मार ही सकते हो, कूद सकते हो, नाच सकते हो, गा सकते हो। इंडिया इतना खुला है, वर्ल्ड इतना खुला है, इंडिपेंडेंस ही आपके पास में, कहीं भी चले जाओ, घूम लो, पैदल चले जाओ, गाड़ी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पैदल निकल जाओ, कहाँ पैसा लगेगा? रास्ते में किसी से कुछ हेल्प ले लो। यार इंडिया तो इतना अच्छा है, मैं तो खुद सोचती हूँ कभी कभी अगर मेरे पास पैसा नहीं रहा ना तब भी मैं बहुत खुश रहूंगी। अकेले निकल जाओगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि मंदिर में जाके खाना खाओ। यार इतना अच्छा इंडिया है कि आपको प्रोवाइड भी करते हैं, बस आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। और इतना तो मुझे पता है कोई इतना गरीब नहीं है जिसके पास फ़ोन ना हो। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात आपने अभी कही। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब मैं ये इन सारे लोगों से मिलता हूँ तो हर एक इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी हमको जीने को मिलता है। साथ ही साथ उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके जो अनुभव है, उनकी जो ज़िंदगी है,
उन सारी चीज़ों का एक सार जो होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बातें करते हैं तो वो हमारे लिसनर तक भी पहुंचता है, और साथ ही साथ मुझे भी बड़ा एक हीलिंग फैक्टर ऐसा लगता है। तो बड़ा अच्छा लगा मैम, आपने जो ये बात कही कि ज़िंदगी है यार, एक जर्नी है, उसके जर्नी के मज़े लो। नहीं तो ज़िंदगी में है ही क्या, दुख ही दुख है। और देखा जाए, अगर आप पर्सपेक्टिव चेंज करते हो तो दुख ही दुख है, अगर आप अपना नज़रिया बदलते हो तो सुख ही सुख है। तो छोटी सी ज़िंदगी है, ज़िंदगी के मज़े लो, एक ट्रैवल करो, एक जर्नी है, उसके मज़े लो, एंजॉय करो, और साथ ही साथ जो हमारी ग्रोथ है वो उसके साथ होती ही होती है। तो टेक थिंग्स लाइटली, थोड़ा सा एंजॉय करें, थोड़ा सा दुख भी है तो उसको भी एक्सपीरियंस करें, थोड़ा सा सुख भी है उसको भी एक्सपीरियंस करें। एक सिक्के के दो पहलू हैं, इस तरह से समझ के आप अगर ज़िंदगी जीते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तरह से आप ज़िंदगी जी सकते हैं। तो मैम, इसी के साथ ही अब चलते हैं इंटरव्यू के लास्ट पार्ट में, कि आप हमारे शो में आई, हमसे बात की, अपना टाइम दिया, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स किए, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जैसे आपने देखा कि मैम की जो जर्नी थी, बहुत एक अच्छी जर्नी मैं कह सकता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने जो है उनके पर्सपेक्टिव्स भी हमारे सामने रखे। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी बंदे को या बंदी को हमारे शो में लाते हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस है उनसे मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड आई होप कि आप जो देख रहे हैं आपको भी कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता होगा। तो सबसे पहले आपको मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि थोड़ा कामों की व्यस्तता की वजह से जो है हमारे वीडियोस थोड़ा डिले हो रहे थे, और अभी से लेके अगले 10 एपिसोड यानी एपिसोड 30 तक हमारे बहुत सारे एपिसोड भी आएंगे, और बहुत सारी यूनिक पर्सनालिटीज से भी हम मिलेंगे। तो आई होप कि हमारा जो ये एफ़र्ट है ये आपको अच्छा लगे, आप जो है इससे कुछ सीखें, अपनी ज़िंदगी में इसका इम्प्लीमेंटेशन करें, या आपको जो है इन लोगों की जर्नी से कुछ नया जानने को भी मिले। तो इसी के साथ ही अगर आपको शो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।